Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture we'll be talking about William Wordsworth, a very famous romantic poet who is the founder of romanticism in the history of English literature. तो स्टूडेंट्स बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टूडेंट्स 7 अप्रैल 1770 को लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। स्टूडेंट्स ये लेक डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है ये इंग्लैंड का नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर में लोकेटेड है ये एरिया, और ये बहुत ही खूबसूरत माउंटेनियस एरिया है। और स्टूडेंट्स इसमें बहुत खूबसूरत वैलीज़ हैं और इन वैलीज़ में बड़ी लॉन्ग नैरो लेक्स पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से इसको लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के अलावा दो और पोइट्स हैं जिनका वक्त गुजरा है, इसलिए इनको लेक पोइट्स कहा जाता है। और इन लेक पोइट्स में सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ है। स्टूडेंट्स बाकी जो दो पोइट्स हैं उनका नाम एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउथ है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों जो हैं लेक पोइट्स कहलाते हैं, और इनके अलावा इनको द लेक स्कूल भी कहा जाता है। और लॉर्ड बायरन जो कि यंगर जनरेशन के रोमांटिक पोइट हैं, उन्होंने इनके लिए लेकर्स का प्रोजेक्टिव भी यूज़ किया है, और इसके अलावा इनको लेकिस्ट्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये लेक पोइट्स थे क्योंकि इनका ज़्यादातर वक्त जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट में गुजरा। स्टूडेंट्स एज फार एज विलियम वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड इज़ कंसर्न, इनका चाइल्डहुड जो है वो बहुत इजी नहीं था। स्टूडेंट्स इनकी मदर की डेथ हो गई थी जब ये सिर्फ 8 ईयर्स के थे, और इवन इनके फादर की डेथ के बाद इनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे आए कि इन्हें अपना घर भी खोना पड़ा। और इनका जो है अपनी सिस्टर डोरथी के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, और इनके सक्सेसफुल लिटरेरी करियर में इनकी सिस्टर का बड़ा हाथ है। स्टूडेंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ एक रस्टिक सोसाइटी में पले बढ़े, और इनका जो आउटडोर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ, नेचर की कंपनी में इनका टाइम बहुत स्पेंड हुआ, जिसकी वजह से इनका नेचर के साथ एक बड़ा ख़ास और गहरा ताल्लुक़ था। और स्टूडेंट्स यही चीज़ इनके बाद में इनके पोइट्री पे बड़ा इफेक्ट हुआ, इस चीज़ का, इस रिलेशनशिप का जो इनका नेचर के साथ था। तो स्टूडेंट्स इनकी एजुकेशन की बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक छोटे से स्कूल में कॉकरमाउथ में लो क्वालिटी के स्कूल में एजुकेशन हासिल की। उसके बाद इन्होंने पेनरिथ में एक स्कूल था अपर क्लास की फैमिली के बच्चों के लिए, वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन हासिल की। और उसके बाद इनकी मदर की डेथ के बाद इनके फादर ने इन्हें हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल कम्ब्रिया में भेज दिया। और स्टूडेंट्स इन्होंने 1791 में बीए की डिग्री जो है वो हासिल की। स्टूडेंट्स 1791 में बीए की जब इन्होंने डिग्री हासिल की, तो उसके बाद इन्होंने फ्रांस को विज़िट किया, और वहाँ पे इन दिनों में फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौरा था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो स्लोगन्स थे, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी, इस चीज़ ने इनको बड़ा इम्प्रेस किया। स्टूडेंट्स ये बहुत इम्प्रेस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के इन स्लोगन से, और ये बड़े पैशनेट सपोर्टर बन के डेमोक्रेटिक आइडियल्स के। और वहीं पे स्टूडेंट्स इनकी जो है एक फ्रेंच लेडी से मुलाकात होती है, और उस फ्रेंच लेडी का नाम था एनेट वेलन। स्टूडेंट्स इनके साथ इनको मोहब्बत हो गई, और 1792 में इनकी एक बेटी पैदा हुई आउट ऑफ वेडलॉक। और लेकिन उस वक़्त इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, और इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में टेंशन की वजह भी थी, और इसी टेंशन की वजह से इन्हें इंग्लैंड वापस आना पड़ा उस लेडी को वहीं पे छोड़कर। उनके साथ ये कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने तमाम उम्र बाद में उनको, उस लेडी को फाइनेंशियली और अपनी बेटी को भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, मॉरली भी सपोर्ट करते रहे। इन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो स्टूडेंट्स ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात मैं कर रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बड़ा इम्प्रेस हुए थे ये, लेकिन ये बड़ा इनको बाद में उसके लिए ये कैन से कि सैड हो गए, क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि एक किसी और पर्पस के लिए शुरू हुई थी, जब ये एंड हुई तो ये रेन ऑफ टेरर पे एंड हुई। तो इतना ज़्यादा ब्लड शेड और टेररिज्म देखकर जो है वो वर्ड्सवर्थ के जो एस्पिरेशंस थी वो बिल्कुल वो मायूस हो चुके थे। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी ये मायूस हो चुके थे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद के दो इवेंट्स इनकी लाइफ में स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने इनकी लाइफ को फॉरएवर बदल दिया। अब वो इवेंट्स क्या थे?
सबसे पहले तो ये कि इनके फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल रहे थे, जिसकी वजह से ये अपना जो फोकस है वो लिटरेरी करियर पे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन्हें कुछ रकम मिली इनहेरिटेंस में अपने फादर की तरफ से, जिससे इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ ने इनकी लाइफ बदल दी। इन्होंने अपना फोकस जो है फिर अपने लिखने की तरफ कर दिया। और दूसरा इनकी ज़िंदगी में ये चेंज आया कि वो 1795 में स्टूडेंट्स एक और पोइट एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टाइलर कॉलरिज से मिलते हैं और उनके साथ इनकी फ्रेंडशिप डेवलप होती है। और स्टूडेंट्स ये इनकी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इस फ्रेंडशिप के नतीजे में ये लिरिकल बैलेड लिखते हैं। और ये लिरिकल बैलेड पोइम्स की वो कलेक्शन थी जिसकी वजह से रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स ये दो इवेंट्स थे जिन्होंने इनकी लाइफ को चेंज किया। और उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों की दोस्ती का, सैमुअल टाइलर कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की दोस्ती का ये नतीजा निकला कि लिरिकल बैलेड इन दोनों ने मिलके पब्लिश करवाए स्टूडेंट्स। और लिरिकल बैलेड का पहला वॉल्यूम जो है, पहला एडिशन पब्लिश हुआ, जो वो एनोनिमसली पब्लिश हुआ, यानी कि इसमें किसी भी ऑथर का नाम मेंशन नहीं था, ना वर्ड्सवर्थ का ना कॉलरिज का। तो स्टूडेंट्स उसके बाद इसका दूसरा एडिशन स्टूडेंट्स 1800 में पब्लिश हुआ। और जो इस दफ़ा ये सेकंड वॉल्यूम जो इसका पब्लिश हुआ स्टूडेंट्स, इसमें ऑथर का नाम सिर्फ वर्ड्सवर्थ लिखा गया था, ठीक है। और इसका प्रीफेस भी इसमें शाया किया गया और प्रीफेस भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। फर्स्ट एडिशन में प्रीफेस नहीं था, सेकंड एडिशन में प्रीफेस लिखा गया। और ये प्रीफेस क्या था स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली इसमें वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक थ्योरी दी थी कि जो पोइम्स ये लिख रहे हैं, जो ये बिल्कुल न्यू यू कैन से कि पोइट्री, न्यू टाइप ऑफ पोइट्री ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये भी क्यों करवा रहे हैं। यू कैन से कि ये एक तरह का मैनिफेस्टो था रोमांटिक मूवमेंट का, ये प्रीफेस जो था। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसका तीसरा एडिशन जो है वो 1802 में पब्लिश हुआ और उसके बाद इसका फाइनल एडिशन 1805 में पब्लिश हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें ये जो लिरिकल बैलेड है स्टूडेंट्स, इसमें जो कंट्रीब्यूशन था इन दोनों पोइट्स का था। और इसमें जो बड़ी फेमस पोएम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे पब्लिश हुई और कॉलरिज की बहुत फेमस पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर भी इस लिरिकल बैलेड में शाया की गई। तो स्टूडेंट्स फिर इन्हीं दिनों वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक लॉन्ग पोएम द प्रील्यूड पे काम करना शुरू किया, जो कि इसकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। स्टूडेंट्स इसके ऊपर इन्होंने काम करने का प्लान किया और इसमें इसने अपनी थ्रू आउट लाइफ जो एक्सपीरियंसेस किए उसको ये मेंशन करता है। और लेकिन स्टूडेंट्स ये पोएम कभी भी इसकी कंप्लीट नहीं हो सकी, थ्रू आउट लाइफ इसमें चेंजेस करता ही रहा। और स्टूडेंट्स इसकी डेथ के बाद, पहले इस पोएम का नाम जो है, उसका टाइटल जो है वो अ पोएम टू द कॉलरिज था, जो कि वर्ड्सवर्थ ने इसको टाइटल दिया था। लेकिन उसकी डेथ के बाद जब इसकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश करवाया तो स्टूडेंट्स उसने प्रील्यूड के नाम से इसको पब्लिश करवाया। तो स्टूडेंट्स ये पोएम जो है इस विलियम वर्ड्सवर्थ की पर्सनल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करती है, इसके क्रूशल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करती है और इसकी इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को डिस्कस करती है। और ये बुक जो है, ये पोएम जो है स्टूडेंट्स, ये टोटली 24 बुक्स में पब्लिश करवाई गई। और स्टूडेंट्स फिर हम देखते हैं कि 1802 में इनकी जो शादी हुई है वो इन्होंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हचिंसन के साथ इन्होंने शादी की और इनसे इनके 5 बच्चे हुए। और स्टूडेंट्स इसी दौरान में इन्होंने पोएम्स इन 2 वॉल्यूम भी पब्लिश करवाया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारे सोनेट्स
और भी बहुत सारी वर्सेस जो है इन्होंने पब्लिश करवाई इन्हीं दिनों में। और स्टूडेंट्स फिर 1840 में हम देखते हैं कि 1840 में इनको पोइट लॉरिएट का जो है टाइटल दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स लेकिन ये जो टाइटल इनको दिया गया ये बहुत लेट एज में दिया गया, तो रॉबर्ट साउदे की डेथ के बाद इनको ये टाइटल दिया गया। और शुरू में तो इन्होंने स्टूडेंट्स इस ऑनर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि ये इस वक्त काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। और इन्होंने ये इस टाइटल को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त के, रॉबर्ट पील जो थे, इन्होंने इसे यकीन दिलाया वर्ड्सवर्थ को कि इनसे वो कुछ भी रिक्वायर नहीं करेंगे, कोई कॉर्टली पोइट्री जो है वो रिक्वायर नहीं की जाएगी। तो इस तरह से फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस टाइटल को एक्सेप्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ एक ये ओनली पोइट लॉरिएट थे जिन्होंने किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल पोइट्री नहीं लिखी। तो स्टूडेंट्स 1850 में इनकी डेथ हो गई। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब इनके व्यूज़ के बारे में, जो इनके व्यूज़ पोइट्री के बारे में थे। स्टूडेंट्स इनके नज़दीक पोइट्री क्या थी, इन्होंने अपनी एक बड़ी फेमस डेफिनेशन दी पोइट्री की प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में, कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री एक्चुअली आपके पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है। जब आप किसी चीज़ को बहुत पावरफुली फील करते हो, बहुत इंटेंसली फील करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से बाहर आती है। तो वर्ड्सवर्थ के नज़दीक स्टूडेंट्स पोइट्री के लिए रीज़न नहीं बल्कि इमेजिनेशन ज़रूरी थे, रीज़न नहीं बल्कि इमोशंस का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था। तो स्टूडेंट्स उसके ख्याल में जो इंट्यूशन नॉट रीज़न शुड गाइड द पोइट। पोइट को पोइट्री लिखने के लिए इंट्यूशन की ज़रूरत होती है, रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह से फिर वो उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो स्पॉन्टेनिटी से ओवरफ्लो होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा उसने ये बताया कि पोइट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हिम पोइट स्टूडेंट्स एक आम इंसान होता है जो आम इंसान से बातें करता है। तो इस तरह से उसने एक्चुअली वो कन्वेंशंस जो विक्टोरियन एज क्लासिकल्स की कन्वेंशंस थी उनको तोड़ दिया। क्लासिकल तौर में स्टूडेंट्स पोइट कोई बहुत ही ख़ास चीज़ समझा जाता था, जो कि एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी रखता था और वो आम लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकता था, आम लोगों जैसी बात नहीं कर सकता था। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इस थेरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उसका कहना ये था कि पोइट एक आम इंसान होता है और वो आम इंसान से ही बात करता है, तो उसे पोइट्री बिल्कुल कॉमन वर्ड्स में लिखनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ अ कॉमन मैन and he is speaking to common people, so he should use the language of common people and he should select the subject of the poetry from the common you can say के aspects of life, ठीक है। तो उसके नज़दीक जो पोइट है उसकी जो फीलिंग्स हैं वो आम इंसानों जैसी फीलिंग्स होती हैं और वो आम इंसानों के लिए लिखता है, इसलिए उसको लैंग्वेज भी सादा आम फहम इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आम लोग उसको पढ़ सकें और समझ सकें। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है नेचर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था एंड ही इज़ कंसिडर्ड द पोइट ऑफ नेचर। उसको जो है वो पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। और स्टूडेंट्स नेचर के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ के जो व्यूज़ हैं वो बड़े डिफरेंट है बाकी सारे पोइट्स से। तो स्टूडेंट्स इनके व्यूज़ क्या हैं नेचर के मुतल्लिक, कि सबसे पहले तो ये कि वो नेचर को एक लिविंग पर्सनैलिटी के तौर पे लेते हैं, ठीक है। उनका ख्याल है कि कोई डिवाइन स्पिरिट है नेचर के अंदर, नेचर एक लिविंग थिंग है, ये एक डेड थिंग नहीं है और इसमें कोई ना कोई डिवाइन स्पिरिट मौजूद है।
तो वो एक तरह की के वर्शिपर कंसिडर किए जाते थे नेचर के। तो स्टूडेंट्स वो पैंथिज्म की फ़िलासफ़ी पे बिलीव करते थे। पैंथिज्म की फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स ये फ़िलासफ़ी है कि गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड। दुनिया की, यूनिवर्स की हर चीज़ में खुदा मौजूद है, इसलिए हर चीज़ ही खुदा है। तो स्टूडेंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो उनका कहना था कि नेचर इज़ वर्थ वर्शिप्ड एज नेचर इज़ मैनिफेस्टो ऑफ गॉड। नेचर की जो है वो पूजा की जा सकती है, इसकी इबादत की जा सकती है, क्योंकि नेचर जो है वो गॉड का मैनिफेस्टो है। तो ये है पैंथिज्म की फ़िलासफ़ी जो विलियम वर्ड्सवर्थ जिस पे बिलीव करते थे। और उसके बाद स्टूडेंट्स उनका ये कहना था कि नेचर में नेचर एक हीलिंग इन्फ्लुएंस रखती है इंसान के लिए। इंसान जब परेशान होता है, उदास होता है, किसी दुख में मुब्तला होता है, तो वो नेचर की कंपनी में रिलीफ फील करता है और उसको अपने दुखों से निजात मिलती है। सो नेचर में कोई हीलिंग इफ़ेक्ट मौजूद होता है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स इनका तीसरा जो बिलीफ था नेचर के बारे में वो ये कि नेचर का मॉरल इन्फ्लुएंस होता है इंसान पे। नेचर इंसान को मोरालिटीज़ सिखाती है, मोरालिटीज़ को इम्प्रूव करती है इंसान की मोरालिटीज़ को। इस तरह से एक्चुअली वो नेचर को एज अ मदर लेता था स्टूडेंट्स, कि नेचर इंसान की माँ होती है जो इसके दुखों को ख़त्म करती है। इसमें हीलिंग इफ़ेक्ट मौजूद होता है जो इसको मोरालिटी सिखाती है, इसकी मोरालिटीज़ को इम्प्रूव करती है। तो स्टूडेंट्स नेचर के बारे में वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ ये थे और इसकी जो व्यूज़ हैं इन नेचर के बारे में वो इतने हमें इसकी पोइट्री में जगह जगह नज़र आते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स इनको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा इनको पोइट ऑफ चाइल्डहुड भी कहा जाता है। ये चाइल्डहुड को बहुत आइडियलाइज करते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका कहना था कि बच्चा एक ऐसी एक इनसे कि बच्चा जो है वो नेचर को बहुत करीब से देख सकता है, क्योंकि वो बहुत साफ होता है ना खुद भी। तो इस वजह से उसका इनर जो है वो इतना प्योर होता है, वो इसी प्योरिटी के साथ जो है वो नेचर को देखता है। तो इसलिए वो एक बच्चे को माइटी फिलोसोफर और सीयर ब्लेस्ड के तौर पे लेते थे। तो स्टूडेंट्स इनके जो इस तरह की जो व्यूज़ हैं चाइल्डहुड के बारे में, जो व्यूज़ हैं वो हमें उनकी पोएम और ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में मिलते हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा उनका जो कंट्रीब्यूशन है रोमांटिक पोइट्री में ये कि वो लिरिकल परफेक्शन उनमें मौजूद थी। उनके जो पोइट्री है वो लिरिकली बड़ी परफेक्ट थी स्टूडेंट्स। जैसे कि हम उनकी कुछ पोइम्स देखते हैं, द सॉलिटरी रीपर, टू द स्काई लार्क, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड एंड द लूसी पोएम्स जो हैं उनकी, वो उसमें हमें लिरिक्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्शन में नज़र आते हैं। लुक एट दीज वर्सेस स्टूडेंट्स, ये जो हैं द सॉलिटरी रीपर में से वर्सेस लिए गए हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. देखिए कितना यू कैन से कि लिरिकल और मेलोडियस किस्म की पोइट्री है इनकी। तो ये भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पोइट्री में। और स्टूडेंट्स इसके अलावा एज अ सोनेटियर भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं स्टूडेंट्स और बहुत सारे क्रिटिक्स ने इनको एज अ सोनेटियर बहुत यू कैन से कि वो किया है, एडमायर किया है। और स्टूडेंट्स इन्होंने तकरीबन 500 सोनेट्स लिखे हैं। और स्टूडेंट्स इनके सोनेट्स की ख़ास बात यह है कि इन्होंने शेक्सपियरियन काइंड पे सोनेट्स नहीं लिखे, बल्कि इन्होंने मिल्टॉनिक फॉर्म को बेस बनाया है और इटालियन स्ट्रक्चर को रिवाइव किया है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इटालियन स्ट्रक्चर का रिवाइवल सोनेट्स में लेके आना, ये भी एक इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और स्टूडेंट्स इनकी पोइट्री के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि इनकी पोइट्री में एक हीलिंग पावर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी जो पोएम है मेमोरियल वर्सेस, उसमें उन्होंने इनको इस चीज़ को मेंशन किया है। देखिए उन्होंने ये क्या कहा है, बट वेयर विल यूरोप लेटर आवर्स अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर, के वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री में हीलिंग पावर है वो यूरोप कहीं से फिर रिवाइव नहीं कर सकेगा, कहीं से फिर उसको हासिल नहीं कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स ये हीलिंग पावर जो है वो वाकई वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में पाई जाती है। और वो किस तरह से पाई जाती है, क्योंकि उनका नेचर, जो नेचर के बारे में पोइट्री है, वो इंसान के जहन को बहुत, इंसान के जहन पे बड़ा हीलिंग इफ़ेक्ट करती है, बड़ा सुकून देती है स्टूडेंट्स। और हमारे माइंड्स को ये वरी से रिलीफ देती है, ठीक है, और हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है। तो और इसके अलावा इसकी पोइट्री की जो ख़ास बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बड़ी मेलोडियस और बड़ी लिरिकल पोइट्री है, जिसको पढ़ के आप उन पे बड़ा हीलिंग सा इफ़ेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट एस टी कॉलरिज। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।